हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, ये जो हमारा कोर्स है भारत का संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास, इसमें आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो कोर्स है सारगर्भित है, परीक्षा उपयोगी है और विशेष सामग्री तैयार की गई है। जो हमारा एक्सपीरियंस है 10 सालों का है। यदि आप हमसे पढ़े हैं प्रयागराज में सक्षम आईएएस में, तो आप इसके बारे में अवश्य जानते होंगे। फिलहाल आज हम आपके जो संवैधानिक विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। और जो परीक्षा उपयोगी इसके जो तथ्य हैं आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो भारत परिषद अधिनियम है, आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम जो हमारे जो भारतीय हैं, कौन से लोग हैं? भारतीय लोग, भारत के निवासी, इन लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की थी, जो भारत में शासन चला रही थी, उसमें भाग लेने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। मतलब हमारे जो भारतीय लोग थे, ये जो परिषद बनाई गई थी, जो परिषद थी, आप अगर परिषद के बारे में नहीं जानते हैं, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, ये जो परिषद थी ये क्या थी, इसके बारे में, इसमें कौन कौन लोग सदस्य हो सकते थे, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जाहिर सी बात है 1858 का जो आपका वीडियो है, ये जो 1858 का अधिनियम था भारत सरकार, उसको आपने नहीं देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ आपको पता होगा कि उसी अधिनियम में जो पिछला था, एक गृह सरकार बनाई गई थी। कौन सा बनाया गया था दोस्तों? गृह सरकार। गृह सरकार क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक उस वीडियो में बताया है। तो ये जो गृह सरकार थी, इसको भी आप जरूर जान लीजिएगा पिछला वीडियो देख करके। और अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हुए इस पूरे जो वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारत परिषद अधिनियम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था और इससे हमको क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए। दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए उसे हम शुरू करते हैं। ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप अभी से स्ट्रिक्ट बना लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने देखा होगा तो इस टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन भी किया है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके माध्यम से पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया था। और यही तथ्य आईएएस के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि प्रथम बार भारतीयों को कब शासन में सम्मिलित किया गया था। तो आप बताएंगे 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा। अब देखो, यहाँ पे एक शब्द आया है भारत परिषद। ये जो परिषद बना दी गई थी, उसी के बाद से जितने अधिनियम आए हैं उनको परिषद बनाया गया है, दोस्तों, कहा गया है। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वो क्या है, उसको भी आप थोड़ा गौर फरमा लीजिए। इसमें यह है 1861 का जो संवैधानिक विकास है, क्या है दोस्तों? 1861 का जो संवैधानिक विकास है, यह जो अधिनियम है, ये संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया, क्योंकि इसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रावधान किया गया। तो ये जो भागीदार है, क्योंकि उनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार कब बनाया गया। तो आप जान लीजिए कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, जिसे सहयोग की नीति तथा उदार निरंकुशता के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति का सूत्रपात कब किया, तो भी आपका आंसर होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को थोड़ा समझ गए होंगे कि ये क्या है। इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है उसको आप जान लीजिए। इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल थे, उनको नए राज्यों का निर्माण तथा राज्य का मतलब उसमें के जो प्रांत थे, नए राज्यों का निर्माण तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। आज भी आप जानते हैं कि दिल्ली में, पांडिचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जिनको आप वायसराय के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? वायसराय। ये क्या थे? वायसराय का मतलब क्या? अगर आप नहीं जानते तो इसका पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का इनको अधिकार दिया गया था। और साथ ही साथ केंद्रीय जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, केंद्रीय कार्यकारिणी का मतलब जो गवर्नर जनरल या वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, जिसमें पहले 3 सदस्य थे, फिर 4 थे, फिर 5 हुए,
तो इसमें क्या कर दिया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 5 कर दी गई। तो आपसे एग्जाम में ये भी बात पूछी गई है कि वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो 5वां सदस्य था ये पूछा गया है, अनिवार्य रूप से विधिवेत्ता होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, विधिवेत्ता। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो 5वां सदस्य 1861 के अधिनियम से जोड़ा गया था वो अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए था, तो अनिवार्य रूप से उसको विधिवेत्ता होना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे। इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो था अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि का अधिकार इसको दे दिया गया, जो सभी मनोनीत थे। मतलब इनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में या मनोनीत सदस्य के रूप में जोड़ने का अधिकार दिया गया, जो कि 6 से 12 होते थे। ये सदस्य कानून निर्माण में सहायता के लिए थे। मतलब ये जो सदस्य जोड़े गए थे 6 से 12 अतिरिक्त गवर्नर जनरल के या वायसराय की परिषद में, ये कानून में निर्माण में सहायता करते थे। गवर्नर जनरल जो थे इनकी जो मतलब जो रिकमेंडेशन होती थी उसको मान भी सकते थे, अगर उनको लगेगा कि ये नहीं सही है तो उसको वीटो कर सकते थे। वीटो पावर तो आप जानते ही होंगे कि स्वीकार अस्वीकार, मतलब उसके पास ही सारी शक्तियां थी। अगर वो चाहे तो उसे स्वीकार कर ले, चाहे तो अस्वीकार कर दे। वीटो का अधिकार प्रदान किया गया था। आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए थे। ये भी है कि जो ये 6 से 12 सदस्य जुड़ेंगे इसमें से आधे सदस्य, अगर 12 सदस्य जोड़े गए तो उसमें से 6 सदस्य गैर सरकारी होंगे। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो सदस्य थे इनका जो परिषद में जो बढ़ाए जाते थे इनका जो कार्यकाल था वो 2 वर्ष का था। एक बार पूछ लिया था एग्जाम में, बहुत सारी बुकों में इतनी बारीक डिटेल नहीं मिलती है तो हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उसे गलत कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उसे गलत किसी कंडीशन में ना करें। तो 2 वर्ष का इनका कार्यकाल था। और दोस्तों इसके बाद ये जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड कैनिंग ने इसी अधिनियम के अनुसार, मतलब इसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे, इन्होंने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ये चीज आईएएस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इन्होंने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जिसको आप पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। और ये जो विभागीय प्रणाली थी वो आज भी आपके देश में जारी है मंत्रिमंडल के रूप में। अर्थात आपके देश में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी वो इसी 1861 अधिनियम के द्वारा लाई गई। कौन लाया, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग लाए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद फिर अगला आगे बढ़ते हैं। वायसराय जो थे इनको एक अधिकार और दिया गया। वायसराय संकटकालीन अवस्था में अध्यादेश जारी कर सकते थे। आज भी आप जानते होंगे कि जब हमारी संसद सत्र में नहीं होती है तो हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। और वो ऑर्डिनेंस की शुरुआत जो हुई आपके देश में 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुई। मतलब जो वायसराय थे वो आपातकाल में ऑर्डिनेंस ला सकते थे। तथा इसके बाद और कुछ बातें की गई। जो मद्रास और बंबई प्रांत था वहाँ की जो सरकारें थीं उनको पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि मद्रास और बंबई की सरकार को पुनः कानून बनाने का अधिकार कब दिया गया, तो आपका उत्तर होगा कि इनको 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तत्वाधान में इनको फिर से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके बाद अगला, इसी अधिनियम के द्वारा 1862 में बंगाल, 1886 में उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा 1897 में पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना की गई। जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा संख्या में विधान परिषद जब बनाई गई तो इसमें भारतीयों को शामिल किया गया, अर्थात शासन में हमारे जो भारतीय लोग हैं वो प्रवेश कर पाए। और दोस्तों इस अधिनियम की जो सबसे एक और प्रमुख विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर, केंद्रीकरण इसको ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो केंद्रीकरण करना चाहती थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद उपजे हालातों को देखते हुए उन्होंने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति का क्या किया, पालन किया, उसे अपनाया। और उसी अपनाने के कारण ही आपने देखा कि यहाँ पर 1862 में बंगाल, 1886 में उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा 1897 में पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना की गई। और इस प्रकार से विकेंद्रीकरण की क्या कर दी गई, देश में आपके शुरुआत कर दी गई दोस्तों। इसके बाद जिसकी और कुछ विशेषता है, इसके बाद एक अधिनियम लाया गया था जो कि भाई कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको नोट में रख दिया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 1873 का अधिनियम। दोस्तों ये जो 1873 का अधिनियम लाया गया क्योंकि कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए थे 1858 में ही,
तो जाहिर सी बात है 1873 में एक अधिनियम पारित करके 1 जनवरी 1884 ईस्वी को, याद रखिएगा इस डेट को, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी और आपके देश में आई थी, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में इसी कोर्स के पूरा विस्तार से चर्चा की है। उसको जो भंग किया गया है 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। ये कई बार छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया, तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1884 को। किस अधिनियम के द्वारा भंग किया गया, तो आप बताएंगे 1873 के अधिनियम के प्रावधान के द्वारा भंग किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, शाही उपाधि अधिनियम। कौन सा दोस्तों? शाही उपाधि अधिनियम। ये जो शाही उपाधि अधिनियम है ये आया था 1876 में। इससे क्या हुआ इसको जान लीजिए आप, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे किया है। वायसराय, जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल जो थे, केंद्रीय कार्यकारिणी की परिषद में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई। मतलब जो इनकी परिषद थी, आपने अभी ऊपर देखा होगा कि 1861 में से 5वां सदस्य जोड़ा गया था विधिवेत्ता के रूप में, अब इसमें 6ठा सदस्य जोड़ा गया जो लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग आज भी आपके देश में है, लोक निर्माण विभाग के कार्य को देखता था। लोक निर्माण विभाग के कार्य को देखेगा। ये जो 6ठा सदस्य था, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्यकारिणी परिषद का जो 6ठा सदस्य वो किस विभाग को देखता था, तो आप बताएंगे लोक निर्माण विभाग। और दोस्तों यहीं पर एक चीज़ और है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो उस बात को आप नोट करिए कि 28 अप्रैल 1876 को, कब? 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इस बात को आप बहुत बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो महारानी विक्टोरिया थी, इनको जो भारत का जो सम्राज्ञी घोषित किया गया वो कब किया गया? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दिया हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, और इससे बाहर से किसी भी एग्जाम में, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी, किसी भी एग्जाम का पेपर आप सॉल्व करके देखिए, सॉल्व ना हो तो आप हमें कमेंट करके यूट्यूब पर ज़रूर बताइए कि सर ये चीज़ मुझे नहीं मिली। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। हमारे चैनल का नाम है यूपीएससी विद सुनील आर्य यादव, इसे आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद।